हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट के कुछ वैसे क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जहां से अभी एनटीपीसी के पेपर में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आइए बिना विलंब किए हुए सीधे हम आपको ले चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्वेश्चन आपके बीच है और क्वेश्चन के माध्यम से ही हम लोग कॉन्सेप्ट को सीखने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन है 18 वस्तुओं का क्रयमूल्य 15 वस्तुओं के विक्रयमूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो वैसे तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए एक फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ बट्टा क्रयमूल्य गुना 100 और प्रतिशत हानि बराबर होता है हानि बट्टा क्रयमूल्य गुने 100। यानी लाभ और हानि दोनों हम लोग क्रयमूल्य के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। लाभ होगा तो लाभ ऊपर नीचे में क्रयमूल्य गुना 100, हानि होगा तो हानि ऊपर नीचे में क्रयमूल्य गुना 100। इससे परसेंटेज लाभ और परसेंटेज हानि निकलता है। लेकिन यहाँ पे मामला कुछ और है। यहाँ मामला क्या है, बोला है 18 वस्तुओं का क्रयमूल्य 15 वस्तु के विक्रयमूल्य के बराबर। यानी कि यहाँ पे जो दिया गया है ना क्रयमूल्य, वह वस्तु के रूप में दिया है। क्या बोला है, 18 वस्तु का क्रयमूल्य। तो आपको क्या करना है ना, क्रयमूल्य को हम सीपी से दर्शाते हैं और विक्रयमूल्य को हम एसपी से दर्शाते हैं, सेलिंग प्राइस से दर्शाते हैं। तो आपको उल्टा काम कर लेना है। 18 वस्तु का क्रयमूल्य, तो जो क्रयमूल्य बोलेगा उसको लिख लीजिए आप विक्रयमूल्य में, और 15 वस्तु का विक्रयमूल्य, जो विक्रयमूल्य बोला है उसको आप लिख लीजिए क्रयमूल्य में। ठीक है, ऐसा इसलिए करते हैं ताकि देखिए हम अगर यहाँ पे मान लें कि माना कि एक वस्तु का क्रयमूल्य हम मान लेते हैं C रुपए, तो 18 वस्तु का क्रयमूल्य कितना हो जाएगा, 18 C रुपए हो जाएगा। ठीक है, अगर मेथड से हम लोग बनाने के लिए चले तो एक वस्तु का क्रयमूल्य C रुपए तो 18 वस्तु का क्रयमूल्य 18 C, और एक वस्तु का विक्रयमूल्य S रुपए तो 15 वस्तु का विक्रयमूल्य 15 S। और इसके बारे में बोला है कि दोनों आपस में बराबर है। 18 वस्तु का क्रयमूल्य 15 वस्तु के विक्रयमूल्य के बराबर। प्रश्न में तो यही दे रखा है, 18 वस्तु का क्रयमूल्य 15 वस्तु के विक्रयमूल्य के बराबर। अब यहाँ से अगर आपसे हम क्रयमूल्य अनुपात विक्रयमूल्य पूछेंगे, है ना, C अनुपात S पूछेंगे, तो C का वैल्यू जो C के सामने होगा, तो C के सामने क्या है 15, तो C के सामने हम लिखेंगे 15। और इसका वैल्यू कौन होगा, जो S के सामने दिखेगा, तो इसके सामने क्या है 18, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 18। तो उल्टा हो जाता है तो हम यहीं पे उल्टा लिख लेंगे। जब भी क्रयमूल्य विक्रयमूल्य वस्तु के रूप में दे, कलम के रूप में दे, है ना, कलम भी एक वस्तु है, किसी और फॉर्म में दे जहां से यह स्पष्ट हो जाए कि क्रयमूल्य विक्रयमूल्य वस्तु के रूप में है, तो वहां पे आप उल्टा कर लीजिएगा। जो क्रयमूल्य बोलेगा उसको विक्रयमूल्य में लिख लीजिएगा, जो विक्रयमूल्य बोलेगा उसको क्रयमूल्य में। जैसे 18 वस्तु का क्रयमूल्य तो 18 क्रयमूल्य था, इसको हम विक्रयमूल्य में लिख लिए। 15 वस्तु का विक्रयमूल्य 15 विक्रयमूल्य था, इसको क्रयमूल्य में लिख लिए। बस बाकी का काम आप जैसे करते थे वैसे ही करिए। अब देखिए यहाँ पे वस्तु को खरीदा गया 15 में, बेचा जा रहा है 18 में, तो लाभ होगा। अब कितने प्रतिशत का लाभ होगा, तो प्रतिशत लाभ आप निकालिए। प्रतिशत लाभ निकालने के लिए फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, लाभ। तो 15 में खरीदा 18 में बेचा तो 3 का लाभ, बट्टा में क्रयमूल्य, तो क्रयमूल्य कितना का हो जाएगा 15, है ना, क्रयमूल्य क्या हो जाएगा 15। और परसेंटेज के लिए गुना करते हैं हम लोग 100% से। यही फॉर्मूला तो हम लोग यूज करते हैं। प्रतिशत लाभ हमें जब भी निकालना होगा तो हम यही फॉर्मूला यूज करते हैं। काटिए 3 पंचे 15, 5 से काटेंगे 20 पंचे 100, यानी 20% का लाभ इस सौदे में हो जाएगा। इस व्यापारी को इस सौदे में 20% का लाभ हो जाएगा। तो एक इस टाइप का क्वेश्चन जो है वह पेपर में देखने को मिला है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, यह डिस्काउंट से है। अगला क्वेश्चन आपका डिस्काउंट से है। क्वेश्चन यह है कि 2 लगातार छूट 10% और 15% के बराबर एक छूट कितना प्रतिशत होगा। यानी किसी वस्तु पर पहले 10% का डिस्काउंट और फिर उस पर 15% का डिस्काउंट दिया जाए, तो उससे बेहतर है कि इन दोनों के बदले कोई एक डिस्काउंट आप बताइए। मतलब इस दोनों के बदले में, इस दोनों के समतुल्य एक डिस्काउंट क्या होगा यह बताइए। तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं डिस्काउंट बराबर। ठीक है, जब दो डिस्काउंट दिया जाए, 2 अलग अलग डिस्काउंट दिया जाए, इसके बदले में एक समतुल्य डिस्काउंट निकालना पड़े, तो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे x + y और उसके बाद -xy/100। इस फॉर्मूला से क्या निकलता है, 2 क्रमिक छूट के बराबर एक समतुल्य छूट। ठीक है, 2 अलग अलग क्रमिक छूट दिया जाए, उसके बदले में एक छूट हमसे पूछा जाए, तो हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे x + y - xy/100। जहां x के स्थान पर पहला डिस्काउंट, तो पहला डिस्काउंट कितना है 10, प्लस y के स्थान पर दूसरा डिस्काउंट, तो दूसरा डिस्काउंट हो जाएगा 15, -10 × 15, x के जगह 10, y के जगह 15। बट्टा में क्या लिखना है हमें, बट्टा में लिखना है 100। सोल्व करिए, 0 से 0 यह कैंसिल हो जाएगा आपका, 10 और 15 25, 25 माइनस 15 में 10 से भाग करेंगे तो एक अंक के बाद दशमलव होगा। 25 में से 1.5 अगर हम माइनस करते हैं तो 23 दशमलव हो जाएगा 5,
यानी कि कुल मिला के डिस्काउंट कितने परसेंट का हो जाएगा, 23.5% का। आंसर हमारा विकल्प सी हो जाएगा। तो जब भी दो क्रमिक छूट दिया जाए उसके बदले में एक समतुल्य छूट आपसे पूछे तो आप यही फॉर्मूला यूज करना। दो लगातार छूट 10% और 15% के बराबर एक समतुल्य छूट कितना होगा, x + y - xy बट्टा 100। x प्रतिशत, इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि x प्रतिशत और y प्रतिशत के दो क्रमिक छूट के बराबर एक समतुल्य छूट बराबर x + y - xy/100 होगा। ठीक है। अब देखिए कभी कभी क्वेश्चन में ना 3 डिस्काउंट का भी एक वैल्यू आपसे पूछा जाएगा। क्रमागत 20%, 15% और 10% छूट के समान एकल छूट कौन सा होगा, मतलब इस तीनों छूट के बदले में एक छूट क्या होगा यह बताइए। तो इसके लिए हमें सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व करने के लिए देखिए हम क्या मानेंगे, हम मानेंगे कि माना कि वस्तु का MRP बराबर 100 रुपये। ठीक है, 2 छूट होगा तब तो फॉर्मूला से निकालेंगे x + y - xy/100। लेकिन 3 क्रमिक छूट के बदले में एक समतुल्य छूट निकालना होगा तो हमें बेसिक से क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं कि माना कि वस्तु का अंकित मूल्य बराबर 100, क्योंकि जब भी डिस्काउंट मिलता है तो MRP पे ही, अंकित मूल्य पे ही, तो अंकित मूल्य हम 100 मान लिए। अब इस पे पहला छूट कितना, 20%। तो 20% छूट के बाद वस्तु का कीमत इसके मूल कीमत के 80% के बराबर, तो हम लिखेंगे 80/100 गुना जो भी छूट है इसमें गुना करके लिखते जाइए। 15% छूट तो 100 - 15 85/100। उसके बाद देखिए अगला छूट कितना है, 10% तो 90/100। यानी जो भी छूट है आप इस तरीके से लिखते जा सकते हैं। ठीक है, वस्तु का अंकित मूल्य कितना मान लिए हम, 100 मान लिए। ठीक है, ध्यान रहे यह वस्तु का MRP है, अंकित मूल्य है 100 रुपये। अब इस पे पहला छूट 20%, तो 20% छूट के बाद वस्तु का कीमत 80% के बराबर यानी 80/100। फिर 15% छूट के बाद 85% के बराबर, फिर 10% छूट के बाद 90% के बराबर। कुल छूट के बाद वस्तु का कीमत हम देख लेते हैं कि क्या होगा। जो कटने वाला है काटिए, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। और आगे देखिए 2 जीरो यहाँ पे है तो इससे 100 आपका और कैंसिल हो गया। 5 से अगर हम काटेंगे तो 17 पंचे 85 और 5 से अगर हम काटेंगे तो 20 पंचे 100 हो जाएगा। और अगर हम काट ले 4 से तो 4 दूना 8 हो जाएगा और 4 पंचे 20 हो जाएगा। बाकी का गुना कर लीजिए, 17 नमा 153 और 153 दूना 306, 306/5, 306 बट्टा कितना हो जाएगा 5, 306/5 आप करिए। 5 छके 30, 5 एकम 5। ठीक है, 5 छके 30, 5 एकम 5, एक बचेगा, दशमलव देंगे 0, 5 गुना 10 तो 61.2 रुपये। अब आप देख लीजिए यहाँ पे वस्तु का कीमत कितना था, वस्तु का कीमत हम माने थे 100 रुपये और डिस्काउंट के बाद इसका कीमत कितना हो गया, 61.2 रुपये हो गया। तो डिस्काउंट कितना का, तो देखो 100 रुपये के वस्तु का कीमत कितना रह गया, 61.2 रुपया रह गया। ठीक है, चलिए पॉइंट के बाद कुछ नहीं है तो हम 0 डाल सकते हैं। तो वस्तु 100 रुपया का था, कीमत 61.2 रुपया रह गया। तो कितना कम गया वस्तु का मूल्य देख लीजिए। 10 में से 2 माइनस करेंगे 8 हो जाएगा। यह आपका 9, 9 में से 1 माइनस करेंगे 8, पॉइंट के सामने पॉइंट, और यह 9, 9 में से 6 माइनस करेंगे 3, यानी कि 38.8% की कमी हो गई। तो देखिए 38.8 रुपये की कमी हो गया, कितना में, 100 में। इसका मतलब कि वस्तु के मूल्य में 38.8% का क्या हो गया है, कमी हो गया है। 38.8% का डिस्काउंट हो गया है, क्योंकि वस्तु 100 रुपया का था और तीनों डिस्काउंट के बाद वस्तु का कीमत देखो ना आप, वस्तु कितने का था, 100 रुपये का था और तीनों डिस्काउंट के बाद वस्तु का कीमत इतना रह गया। मतलब कमी कितना का आया, 38.8 का। तो 100 में जितना का कमी आएगा उतना डिस्काउंट हो जाएगा। मतलब डिस्काउंट की राशि 38.8% हो जाएगा। मान लीजिए डिस्काउंट के बाद कीमत 40% रह जाता, तो 100 रुपया था वस्तु का, कीमत 40 रह गया, मतलब डिस्काउंट कितने परसेंट का, 60% का। तो अगर 2 से अधिक डिस्काउंट का एकल छूट आपको निकालना होगा, 2 से अधिक क्रमिक छूट का एक समतुल्य छूट निकालना होगा, तो आप इस मेथड का उपयोग कर सकते हैं। यह वस्तु का अंकित मूल्य, यह वस्तु का छूट के बाद का कीमत, दोनों में जो अंतर होगा वही आपको डिस्काउंट को दर्शाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, डाटा चेंज कर करके लेकिन बार बार पूछा जाएगा। बोला है अमित एक बस 15% की हानि पर 23,800 में बेचा। अच्छा, यह जो 23,800 है, देखिएगा गौर से, यह 23,800 में जब वस्तु को बेचा है, इस विक्रय मूल्य में क्या हुआ है, इस विक्रय मूल्य में 15% की हानि। इसका मतलब है कि यह कितना का वैल्यू हो गया, यह 85% का वैल्यू हो गया, क्योंकि 15% हानि का मतलब है वस्तु को उसके क्रय मूल्य के 85% में ही बेच दिया गया। क्रय मूल्य को हम लोग 100% मान के चलते हैं,
तो अगर 15% हानि पर बेचा गया मतलब 100 से 15 कम में, मतलब वस्तु को उसके क्रय मूल्य के 85% में बेच दिया गया, जबकि बोला है बेचा है कितना में 23,800, तो 23,800 85% का मान है। आप इसमें 85 से भाग करिए, 1% का मान निकलेगा। अब बोला है कि कितना में बेचे कि 15% का लाभ, तो 15% लाभ के लिए वस्तु को उसके क्रय मूल्य के 115% में बेचना पड़ेगा, यानी हमें बताना है 115% का मान। तो जितना प्रतिशत का मान देगा उससे भाग करेंगे और जितने प्रतिशत का मान पूछेगा उससे गुना कर लेना है। बस इस मेथड को आपको समझना है और यही मेथड ऐसे सभी क्वेश्चन में आपको लागू करना है। पुनः देखिए क्या था क्वेश्चन। 15% की हानि पर 23,800 में बेचा, यानी कि 23,800 में बेचने पर 15% की हानि हो गई। तो 15% हानि का मतलब कि वस्तु को उसके क्रय मूल्य के 85% में बेच दिया गया। तो 23,800 जो है वह 85% का मान है, तो 85 से भाग करिए, 1% का मान निकल गया। बोला है कि 15% लाभ के लिए बस का कीमत क्या होगा, बस का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो 115% होगा। तो 115% का मान निकालना है, 115 से गुना कर लेंगे। बस आगे आप इसको सोल्व कर लीजिए। काटिएगा अगर आप इसको 17 से, तो 17 से काटिएगा, सॉरी 5 से काटिएगा तो 17 पंचे 85, 5 से काटिएगा तो आपका हो जाएगा 23 पंचे 115। 17 से इसको काटिए, 17 एकम 17, 6 बचेगा, 17 एकम 17, हाँ 6, 17 चौके 68 हो जाएगा आपका। कितना हो गया आपका 14,000। 23 गुने 14,000 गुना करिए, 14 तिया 42, 2 हासिल 4 और 14 दूना 28 और 4 32, ठीक है। और इसके अलावा 00 है तो 00, यानी 32,200 रुपये। 32,200 रुपये जो है वह वस्तु का, यह इस बस का क्या हो जाएगा, आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा। बाकी तो कैलकुलेशन था हमारा। चलिए आगे आ जाइए, इस क्वेश्चन पे आ जाइए। यहाँ बोला है कि एक घड़ी को बेचने पर विक्रेता 5% डिस्काउंट देता है। एक घड़ी को बेचने पर विक्रेता 5% डिस्काउंट देता है। यदि वह 7% डिस्काउंट देता तो लाभ में 15 रुपये की कमी हो जाती। देखिए डिस्काउंट जितना बढ़ाता जाएगा लाभ तो उतना घटता जाएगा। वस्तु पे जितना डिस्काउंट मतलब छूट जितना ज़्यादा देता जाएगा, है ना, लाभ उतना कमता जाएगा, और जितना कम छूट देगा दुकानदार को उतना ज़्यादा लाभ होगा। तो यहाँ देखिए 5% डिस्काउंट देता है ना। डिस्काउंट अगर 7% देता तो लाभ में 15 रुपये की कमी हो जाता। तो परसेंटेज में देखिए 5% से 7% का डिस्काउंट, यानी डिस्काउंट में वृद्धि कितने का, 2% का। डिस्काउंट में 2% की वृद्धि, और जितना डिस्काउंट में वृद्धि करेगा, डिस्काउंट में जितना वृद्धि करेगा लाभ में उतना का ही कमी हो जाएगा। तो लाभ में कमी कितना का होता है, 15 रुपये का होता है, यानी कि 2% का वैल्यू यहाँ पे 15 रुपये, ठीक है। तो 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 15/2। 1% का वैल्यू 15/2। अब हमें बताना है वस्तु का अंकित मूल्य यानी कि 100% का मान। बस गुना कर लीजिए आप इसमें 100 से, 2 से काटिए 50, 15 पंचे 75, यानी कि 750 रुपये जो है वह इस वस्तु का आपका अंकित मूल्य हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। देखिए जितना ज़्यादा डिस्काउंट देगा लाभ में उतना का क्या होगा, लाभ में उतना का कमी होगा, ठीक है। तो डिस्काउंट 2% ज़्यादा दे रहा है, 5% के बजाय 7%, तो डिस्काउंट में 2% की वृद्धि, इसका मतलब है कि लाभ में 2% की कमी। तो परसेंटेज में लाभ में 2% की कमी, रुपए में 15 रुपये की कमी। परसेंटेज में लाभ में 2%, रुपए में 15 रुपये की कमी लाभ में, तो दोनों लाभ में कमी है इसलिए बराबर। तो 2% का वैल्यू 15, तो 1% का वैल्यू 15/2, 100% का मान। बस हमें यह देख लेना है कि 1% का वैल्यू कितना है, ठीक है। बाकी का कैलकुलेशन हमारे लिए सिंपल हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि एक आदमी ने 2 घोड़ा 1350 रुपये में खरीदा। 1350 में 2 घोड़ा खरीदा है, जिसमें एक पर 6% की हानि, दूसरे पर 7.5% का लाभ, जबकि पूरे सौदे में न तो लाभ न ही हानि। यहाँ हम लगाएंगे एलिगेशन। यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, एलिगेशन। बहुत ही सिंपल है एलिगेशन मेथड से क्वेश्चन को सोल्व करना। एक पर 6% की हानि, तो 6% की हानि कब होगा, जब वस्तु को उसके 94% में ही बेच दिया जाएगा, यानी विक्रय मूल्य कितना परसेंट, 94% हो। दूसरे पर 7.5% का लाभ, तो 7.5% का लाभ कब होगा, जब वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 7% ज़्यादा यानी 107.5% में बेचा जाएगा। अब बोला है पूरे सौदे पे न तो लाभ न ही हानि, यानी कि 100 रुपये वस्तु का कीमत था तो 100 रुपये में ही मिला, ठीक है। गौर से देखिएगा, पहले पर 6% की हानि मतलब 94 में बेच दिया गया, दूसरे पर 7.5% का लाभ यानी 107.5% में बेचा गया होगा, और पूरे सौदे में न तो लाभ न ही हानि,
पूरे सौदे में ना तो लाभ ना ही हानि, यानी कि पूरे सौदे को कितना में बेचा गया होगा, 100 रुपये में ही ना, 100 रुपये हम लोग कॉस्ट प्राइस मान के चलते हैं। अब कैलकुलेशन एलिगेशन मेथड से करने का तरीका है कि क्रॉस में घटा के लिखिए, तो 107.5 में से 100 को माइनस करिएगा तो क्या बचेगा 7.5 अनुपात, एलिगेशन में यहाँ अनुपात लगता है, 94 में से 100 माइनस करिए 6, क्रॉस में घटाइएगा बड़ा में से छोटा। अब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 0 होगा, चूंकि अनुपात का मतलब 2 बट्टा होता है, काटिए कटने वाला है तो दोनों कटेगा 15 से, तो 15 पंचे 75, 15 चौके 60। अब इसका मतलब देखिए क्या है कि घोड़ा का कीमत जो है, दोनों घोड़ा का कीमत 5:4 के अनुपात में, दोनों घोड़ा का कीमत किस अनुपात में है 5:4 के अनुपात में। तो पहला घोड़ा का कीमत कितना हो जाएगा, तो 1350 रुपये का, 1350 रुपये का पहला घोड़ा का कीमत। देखिए कुल कीमत 9, तो पहला का कीमत 5, यानी कि 5/9। पहला घोड़ा का कीमत कुल कीमत का 5/9, दूसरा का कीमत कुल कीमत का 4/9। ऐसे भी निकाल सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप रेशियो अप्लाई कर सकते हैं। दोनों का कुल कीमत देखिए कितना 5 और 4 9, पहला घोड़ा का कीमत दूसरा घोड़ा का कीमत, दोनों का कुल कीमत कितना 9, जबकि यहाँ दिया है 1350। तो 9 में कितना से गुना करेंगे तो 1350, तो 15 नमा 135 होता है 15 से, यानी कि 150 से, 150 से गुना करिएगा 1350 हो जाएगा। कुल कीमत 9 है, 9 को बनाना है 1350। अब 150 से 5 में गुना करेंगे तो 15 पंचे 75, 750, 15 चौके 60, 600, यानी एक घोड़ा का कीमत हो जाएगा 750 और दूसरे का कीमत आपका हो जाएगा 600। तो आप इस मेथड का उपयोग करके ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। पुनः एक बार इस बात को समझिए, बोला है 2 घोड़ा का कीमत 1350, तो इस 1350 रुपये में दोनों का कीमत शामिल है, तो हम दोनों का कीमत अलग अलग कैसे निकालें। अब क्या बोला है, एक पर 6% की हानि, तो 6% हानि, इसका मतलब कि उसको बेचा गया होगा 94% में। दूसरे पर 7.5% का लाभ, यानी उसको बेचा गया होगा 107.5 में। और पूरे सौदे में यानी कि मिश्रण में जब दोनों को मिला दिया गया, ठीक है, पूरे सौदे कहने का मतलब दोनों घोड़ा मिला के, तो वह कॉमन डाटा हो गया, ना तो लाभ ना ही हानि, यानी कि 100% में ही बेच दिया गया, जितना में खरीदा उतना में ही बेच दिया, यानी कि 100% में। अब एलिगेशन मेथड से इसको सोल्व करिए, ठीक है। सोल्व करने का तरीका है कि क्रॉस में घटा के यहाँ पे लिखिए। इससे अनुपात में, इससे जो अनुपात आता है वह इस बात को दर्शाता है कि मिश्रण में दोनों किस अनुपात में, यानी कि दोनों का रेट जो है वह किस अनुपात में, तो दोनों का रेट जो है 5:4 के अनुपात में। तो दोनों का रेट 5:4 के अनुपात में और दोनों का कुल कीमत 1350 है, तो अनुपात के हिसाब से बांट लेंगे तो दोनों का कीमत अलग अलग निकल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए कि इस तरीके का भी क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के क्रयमूल्य का 60% उसके विक्रयमूल्य के 50% के बराबर। देखिए क्या बोला है, क्रयमूल्य का 60%, क्रयमूल्य का सीपी का जो है वह 60% उसके विक्रयमूल्य के, यानी कि सेलिंग प्राइस के विक्रयमूल्य के कितने प्रतिशत के बराबर है, 50% के बराबर है। क्रयमूल्य का 60% विक्रयमूल्य के 50% के बराबर है, तो लाभ या हानि बताना है। देखो यह दोनों बराबर है तो लाभ या हानि, जो कटने वाला है काटिए, प्रतिशत 0 इधर भी है, प्रतिशत 0 इधर भी है, काट लीजिए। अब आप सीपी एसपी में रेशियो निकालिए, क्या होगा, सीपी और एसपी में रेशियो निकालिए। क्रयमूल्य कौन होगा, जो सीपी के सामने होगा, क्या दिख रहा है हमें 5। एसपी कौन होगा, जो एसपी के सामने होगा, क्या दिख रहा है 6। क्योंकि देखिए एसपी इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में सीपी बट्टा एसपी, 6 इधर गुना में इधर जाएगा तो भाग में 5/6, तो सीपी बट्टा एसपी 5/6, यानी कि 5:6 आ जाएगा। वैसे भी जो सीपी के बराबर में होगा वह सीपी का वैल्यू होगा, जो गुना में होगा वही तो सामने जाएगा ना, जो गुना में होगा है ना, जो सीपी के गुना में होगा वह तो नीचे जाएगा, बट्टा में जाएगा, तो वह तो सीपी का वैल्यू नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए वस्तु का यहाँ पे क्रयमूल्य कितना 5, विक्रयमूल्य 6 है, तो लाभ होगा कितने का लाभ, 1 का लाभ, बट्टा में क्रयमूल्य यानी 5, परसेंटेज के लिए गुना करेंगे 100 से। यही तरीका है ना प्रतिशत लाभ निकालने का। 100/5 यानी कितने परसेंट का लाभ हो जाएगा, 20% का लाभ हो जाएगा। प्रतिशत लाभ निकालने के लिए वही फॉर्मूला, लाभ बट्टा क्रयमूल्य गुने 100। तो 5 में खरीदा, 6 में बेचा, 1 का लाभ, बट्टा में क्रयमूल्य, यह क्या होगा आपका, इतना प्रतिशत का लाभ हो जाएगा, ठीक है। कम में खरीदा, ज़्यादा में बेचा तो लाभ होगा, ज़्यादा में खरीदता कम में बेचता तो हानि हो जाती। आगे बढ़िए। अब बारी है अगले क्वेश्चन की। देखिए ऐसा क्वेश्चन अभी जस्ट बनाए थे हम लोग, 15 मेज का क्रयमूल्य 20 मेज के विक्रयमूल्य के बराबर। यहाँ पे देखो क्या करना है, उल्टा काम करना है, क्रयमूल्य विक्रयमूल्य। बोला देखिए क्या है यहाँ पे 15 मेज का क्रयमूल्य, तो 15 को हम कहाँ लिखेंगे, विक्रयमूल्य में, उल्टा कर लीजिएगा चूंकि वस्तु के रूप में है। 20 मेज के विक्रयमूल्य के बराबर, तो 20 विक्रयमूल्य है, इसको क्रयमूल्य में लिख लीजिए।
अब आप इसको देख के बताइए लाभ होगा कि हानि। तो निश्चित रूप से हानि होगा, क्योंकि वस्तु को देख लीजिए, खरीदा है 20 में, बेच रहा है 15 में, तो हानि होगा। कितना का हानि? 5 का। बट्टा में 20 में खरीदा 15 में बेचा तो 5 की हानि। बट्टा में कॉस्ट प्राइस यानी कि 20, और परसेंटेज के लिए आप गुना करोगे ना 100 से। चलिए सोल्व कर लीजिए आप इसको, 20 से काटिएगा, 20 पंचे 100, पंचे 25%, यानी इस पूरे सौदे में 25% का हानि हो जाएगा, यानी 25% की नुकसान हो जाएगी। ठीक है, पहले भी एक ऐसा क्वेश्चन अभी देख चुके थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, बोला है 1 दर्जन बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होगा। हम यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, एक बॉल पेन का विक्रय मूल्य 1 रुपया मानेंगे, तो 1 दर्जन बॉल पेन का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 1 दर्जन यानी कि 12 पेन का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 12 रुपया। अच्छा 12 रुपया में देखिए प्रॉफिट कितना हो गया है? 12 रुपया में प्रॉफिट कितना हुआ है? देखिए प्रॉफिट हुआ है 1 दर्जन बेचने पर 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी कि 4 रुपये। हमने क्या माना यहाँ पे, 1 बॉल पेन का विक्रय मूल्य 1 रुपये, तो 12 बॉल पेन का विक्रय मूल्य कितना? 12 रुपये। तो 1 दर्जन बेचा है यानी कि 12 रुपया का सामान बेचा है, तो 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, यानी कि 4 रुपया लाभ हुआ। तो अब आप इसके मदद से बताइए कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा, क्रय मूल्य क्या होगा, इस दोनों की मदद से। 12 रुपया में 4 रुपया लाभ हो गया, मतलब खरीदा होगा 8 रुपया में ही। 12 रुपया में सामान बेचे तो उसमें 4 रुपया लाभ हो गया, मतलब 4 रुपया एक्स्ट्रा है क्रय मूल्य से, तो क्रय मूल्य कितना? 8 रुपये। अब आप बताइए कि परसेंटेज लाभ कितना होगा। तो परसेंटेज लाभ निकालने के लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? फिर से लाभ कितना का? 4 का, बट्टा कॉस्ट प्राइस कितना? 8। परसेंटेज के लिए हम गुना करेंगे 100% से। सोल्व करिए, 4 दूना 8, 2 से काटिएगा 50, यानी कि 50% का जो है वह प्रॉफिट हो जाएगा इस सौदे में। इस पूरे सौदे में कितने प्रतिशत का प्रॉफिट होगा? 50% का। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। एक ऐसा भी क्वेश्चन आपका अभी लगातार पूछा जा रहा है। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% के छूट देने के बाद भी 26% लाभ कमाता है। ठीक है, देखो 26% का लाभ होता है कब? जब 10% का छूट देता है। यदि क्रय मूल्य 800 तो अंकित मूल्य कितना? देखो अंकित मूल्य पूछा है तो अंकित मूल्य हम मान लिए x। अब अंकित मूल्य पर देखिए कितना छूट दे रहा है? 10%। तो अंकित मूल्य पर 10% छूट देने का मतलब है कि अंकित मूल्य के 90% में वस्तु को बेचता होगा। डिस्काउंट के बाद तो वस्तु को बेचता है ना, तो 10% डिस्काउंट देता है, इसका मतलब जो भी MRP है उसके 90% में वस्तु को बेचता होगा। तो विक्रय मूल्य वस्तु का इतना हो जाएगा। अब आगे देखिए, वस्तु का क्रय मूल्य कितना दे रखा है? 800 दे रखा है, और बोला है क्रय मूल्य 800 है और 26% लाभ कमाता है। तो 800 रुपए के वस्तु पर 26% लाभ कब होगा? जब उसको 126% में बेचेगा। ठीक है, अंकित मूल्य पर 10% डिस्काउंट पर बेचता है, मतलब विक्रय मूल्य इतना, जबकि बेचने पर 26% लाभ होता है। तो 26% लाभ कब होगा? जब वस्तु को उसके क्रय मूल्य के 126% में बेचेगा। तो दोनों विक्रय मूल्य, इसलिए दोनों आपस में क्या है? बराबर है। ठीक है, यही मेथड आपको यूज करना है ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। पुनः देखिए, अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद भी 26% का लाभ। यदि क्रय मूल्य 800, तो क्रय मूल्य 800 है तो 26% लाभ के बाद विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 126% होगा, तो यह आपका विक्रय मूल्य हो गया जिसमें 26% लाभ शामिल है। और अंकित मूल्य पर डिस्काउंट के बाद, अंकित मूल्य x माने इसके 90% में वस्तु को बेचने पर भी इस कीमत के बराबर कीमत आ जाता है, मतलब 26% लाभ वाला कीमत आ जाता है। तो दोनों विक्रय मूल्य इसलिए आपस में बराबर। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 9 से काटिएगा 14 नमा 126, 14 अठे 112, तो x बराबर 14 अठे 112, 1120 रुपये, यानी इस वस्तु का MRP अंकित मूल्य आपका हो जाएगा 1120 रुपये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। बोला है कि एक व्यक्ति ने 2 घोड़ा में से प्रत्येक को 6000 रुपये में बेचा। देखिए 2 घोड़ा में से प्रत्येक को 6000 में बेचा, यानी दोनों घोड़ा का विक्रय मूल्य 6000 रुपये है। ठीक है, अब आगे बोला है कि एक पर 10% का लाभ और दूसरे पर 10% की हानि हुई तो पूरे सौदे में क्या होगा? गौर से सुनना है आपको इस क्वेश्चन को। अगर दो वस्तु का विक्रय मूल्य समान होगा और सेम चेंज होगा तो इस सौदे में ऑलवेज क्या होगा? ऑलवेज लॉस होगा। पुनः सुनिएगा, अगर दो वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य नहीं, दो वस्तु को अगर समान दर पे बेचा जाए, यानी दो वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर और पहले सौदे पे जितने प्रतिशत का लाभ हो दूसरे सौदे पे उतने ही प्रतिशत की हानि हो, तो उस पूरे सौदे में हमेशा हानि होगा। और हानि बराबर कितना होगा? तो हानि हो जाएगा x² बट्टा 100%।
हानि बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर बट्टा 100%। एक्स के जगह क्या लिखेंगे, जितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। तो 10% का लाभ या हानि हो रहा है तो एक्स के जगह 10 का स्क्वायर बट्टा 100, इतने प्रतिशत का हानि पूरे सौदे में हो जाएगा। 10 का स्क्वायर कहने का मतलब कि क्या है, 100 से 100 कैंसिल, कितना आ गया 1, यानी इस पूरे सौदे में क्या होगा, 1% की हानि होगी। पुनः सुनिएगा इस बात को, दो वस्तु को अगर समान दर पे बेचा जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा भी जा रहा है अभी भी, है ना। दो वस्तु का अगर विक्रय मूल्य समान हो और सेम चेंज हो, यानी पहले वस्तु को बेचने पर जितने प्रतिशत का लाभ हो, दूसरे वस्तु को बेचने पर उतने ही % की हानि हो, तो यह कहलाता है सेम चेंज। तो ऐसा केस हो तो ऐसे सौदे में हमेशा क्या होगा, लॉस होगा, कभी प्रॉफिट नहीं, हमेशा लॉस। लॉस कितना का होगा, एक्स स्क्वायर बट्टा 100, जहाँ एक्स के जगह पे क्या लिखेंगे, जितने प्रतिशत का लाभ या हानि होता है। ठीक है, 10% का लाभ या हानि होता है तो x के जगह 10 का स्क्वायर 100 बट्टा 100, यानी कि 1% की हानि पूरे सौदे में हो जाएगा। अगर 20% के लाभ 20% की हानि होती तो 20 का स्क्वायर बट्टा 100, यानी पूरे सौदे में 4% की हानि हो जाती। अगला देखिए, सिंपल सा यह क्वेश्चन है, बोला है कि राजेश ने एक अलमारी 1200 में खरीदा, 900 में बेच लिया तो हानि प्रतिशत। तो 1200 में खरीदा, 900 में बेच लिया तो हानि कितना का होगा, 300 का। बट्टा में कॉस्ट प्राइस कितना, 1200। लाभ या हानि हमेशा हम लोग क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में, 1200 में खरीदा, 900 में बेच लिया तो हानि कितना का, 300 का। ज़्यादा में खरीदा, कम में बेचा तो हानि। अब बट्टा में क्रय मूल्य, बट्टा में हमेशा क्या लिखना है, क्रय मूल्य। कितना में खरीदा था, 1200 में, और परसेंटेज के लिए बस गुना कर देना है 100 से, या तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं। काटिए, 3 चौके 12, 4 से काटेंगे 25, यानी कि 25% का क्या होगा, हानि हो जाएगा इस सौदे में। आगे देख लीजिए क्या है, 572 रुपए में एक कुर्सी को बेचने पर 30% का लाभ होता है। देखो 572 क्या है, विक्रय मूल्य, और इस 572 रुपए में वस्तु को बेचने पर 30% का लाभ हुआ, इसका मतलब कि यह 130% का मान है। ठीक है, 572 में बेचने पर 30% का लाभ, मतलब 30% लाभ कब होता है, जब वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 30% ज़्यादा में बेचेंगे। तो यह 130% का मान है, तो 130 से भाग करिए, 1% का मान निकलेगा। लागत मूल्य पूछा है, यानी कि 100% का मान, तो 100 से गुना। जब भी लागत मूल्य पूछे समझ जाना है, 100% का मान 100 से गुना कर लीजिए। काटिए, 0 से 0 कटेगा, 13 से काटिए, 13 चौके 52, 5 बचेगा, 13 चौके 52, 44 गुने 10, यानी कि 440 रुपए जो है वही सौदे का आपका क्रय मूल्य हो जाएगा, लागत मूल्य हो जाएगा। आंसर हमारा विकल्प सी हो जाएगा। बिल्कुल इस तरीके से क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। अगला देखिए क्या है, बोला है कि 878 रुपए में किसी वस्तु को बेचने पर हुआ लाभ उसी वस्तु को 636 में बेचने पर हुई हानि के बराबर, तो वस्तु का लागत मूल्य। देखो 878 में बेचा तो जितना लाभ हुआ, 636 में बेचने पर उतना ही हानि, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए दोनों का बस औसत निकाल लीजिएगा, मतलब दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर लीजिएगा। पुनः सुनिएगा क्वेश्चन क्या है, 878 में बेचने पर जितना लाभ 636 में बेचने पर उतनी ही हानि हुई है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, तो दोनों के औसत के बराबर हो जाएगा। दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर लीजिए। जोड़िए, कितना हो जाएगा, 6 8 14, 14 का 4 हासिल 1, 7 3 10, 1 11 के 1 हासिल 1, 814 और 1 15, 1514 बट्टा 2, 2 से काटिए, 2 सते 14, 1 बचेगा, 2 पंचे 10, 1 बचेगा, 2 सते 14, यानी 757 रुपये जो है वह इस वस्तु का क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, यानी कि क्रय मूल्य हो जाएगा। जितना में 878 में बेचने पर जितना हानि हुआ है, सॉरी जितना लाभ हुआ है, 636 में बेचने पर उतना ही हानि हुआ है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, वस्तु का क्रय मूल्य दोनों के योग बट्टा 2। 100 रुपये में बेचने पर जितना लाभ, y में बेचने पर उतना ही हानि, तो वस्तु का क्रय मूल्य x प्लस वाई बट्टा 2 हो जाएगा। उसी तरीके से आगे बढ़िए। आगे देखिए, यहाँ पे क्या बोला है कि एक दुकानदार फल खरीदने में और बेचने में तौल से छेड़छाड़ करके 18% तक धोखा देता है, तो उसको होने वाला कुल लाभ। देखिए, एक बेईमान दुकानदार है, फल बेचने वाला है, जो खरीदने में भी 18% धोखा देता है और बेचने में भी, खरीदने और बेचने में 18% धोखा। तो इस दुकानदार को होने वाला कुल लाभ ए बी फॉर्मूला से निकालेंगे। ए बी फॉर्मूला होता है ए प्लस बी जोड़ ए बी बट्टा 100। जब भी दुकानदार खरीदने और बेचने दोनों में धोखा दे, तो उस दुकानदार को होने वाला कुल लाभ होगा ए प्लस बी जोड़ ए बी बट्टा 100, जहाँ पे ए के स्थान पर खरीदने वक्त होने वाला लाभ, बी के स्थान पर बेचने वक्त होने वाला लाभ। तो 18% धोखा देता है, यानी खरीदने में भी 18, बेचने में भी 18, तो 18 प्लस 18 ए और बी दोनों का मान 18 हो जाएगा। 18 गुने 18 बट्टा 100, ठीक है। 18 और 18 कितना हो जाएगा, यह आपका 36, प्लस 18 गुने 18 324,
और 324 में 100 से भाग करेंगे 2 अंक के बाद दशमलव, 36 और 3 39, 39.24% का लाभ इस दुकानदार को हो जाएगा, इस फल विक्रेता को हो जाएगा पूरे सौदे में। तो जब भी कोई दुकानदार किसी वस्तु को खरीदने और बेचने दोनों समय धोखा दे तो उस दुकानदार को होने वाला कुल लाभ A + B जोड़ AB बटा 100, खरीदने में 18, बेचने में भी 18, दोनों समय 18 देता है, होने वाला कुल लाभ 18 + 18 जोड़ 18 × 18 बटा 100। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहां से अभी NTPC के पेपर में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और जहां आने वाले पेपर में क्वेश्चंस आने की संभावना है। तो इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके अलावा लाइक और शेयर भी करते रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक बार फिर से एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए ट्रिक के साथ। थैंक यू, जय हिंद।